So students, welcome to the new video of my channel. ये वीडियो हमारी है चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 फिज़िकल एजुकेशन को डेडिकेटेड। और इस चैप्टर का नाम हमारा है चिल्ड्रन एंड विमेन इन स्पोर्ट्स। तो इस चैप्टर में हम थोड़ा सा कुछ इस तरह की चीज़ें पढ़ने वाले हैं जिसमें कि बच्चों के और महिलाओं के इन्वॉल्वमेंट की बात हुई है फिज़िकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में। तो ओवरव्यू अगर हम पढ़ें तो इसमें कंटेंट की एक लिस्ट हमें सामने रिफ्लेक्टेड है हमारे यहाँ पर। पहला जो इसमें कंटेंट है वो है एक्सरसाइज गाइडलाइंस ऑफ WHO फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स। तो हमारे लाइफ में ह्यूमन के जो अलग अलग एज ग्रुप्स होते हैं, डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं, उनमें हर एज ग्रुप में अलग अलग गाइडलाइंस जो है रिकमेंडेड हैं WHO के द्वारा। WHO ने अलग अलग एक्सरसाइजेस या एक्टिविटीज़ बताई हुई हैं कि इस एज ग्रुप में ये वाली एक्टिविटीज़ करनी चाहिए। तो उसके सजेशंस को हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ इंक्लूडिंग नॉक नी, फ्लैट फुट, राउंड शोल्डर, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, स्कोलियोसिस एंड बो लेग्स एंड देयर रेस्पेक्टिव करेक्टिव मेजर्स। तो इनके करेक्टिव मेजर्स यानी कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस जिनसे ये ठीक हो सकते हैं या इनको मैनेज किया जा सकता है। और इसके बाद हमारा तीसरा है विमेंस पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड फिजियोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स इसके जो पार्टिसिपेशन की वजह से होते हैं। अगर लेडीज़ या विमेन अगर पार्टिसिपेट करती हैं स्पोर्ट्स में तो उसमें फिज़िकल, फिजियोलॉजिकल और सोशल बेनिफिट्स क्या क्या उनको मिलते हैं, इस तरह का इसमें कंटेंट हमने कवर किया हुआ है। स्पेशल कंसीडरेशन यानी कि मेनार्च एंड मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शंस। तो ये विमेन जब स्पोर्ट्स खेलती हैं तो उसमें हमें वो नॉर्मल एक मेल की तरह उसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। तो कोच हैज़ टू बी वेरी कंसर्न्ड, और जो एथलीट है उसको भी खुद के बारे में थोड़ा कंसर्न रहना पड़ता है, बिकॉज कुछ स्पेशल कंसीडरेशन होती हैं लेडीज़ के साथ। उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर और उनका बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट भी बहुत ही अलग है, उनके फंक्शंस भी अलग हैं, बट उसके बावजूद भी उनको स्पोर्ट्स में खेलने में जो है फैसिलिटेट किया जा सकता है और ट्रेन किया जा सकता है, जो कि बहुत ही पुराने टाइम से होता भी आ रहा है सोसाइटी में। तो उसी के बारे में कुछ मिसकंसेप्शंस और कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया गया है इस टॉपिक में। अगला हमारा टॉपिक है इसमें फीमेल एथलीट ट्रायड, जिसमें कि ऑस्टियोपोरोसिस, एमिनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर, ये 3 डिसऑर्डर इसमें कवर किए गए हैं। इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फीमेल एथलीट ट्रायड एक सिंड्रोम होता है जिसके अंदर कॉम्बिनेशन होता है ईटिंग डिसऑर्डर, एमिनोरिया और ऑस्टियोपोरोसिस का। तो ये हम लोग कंटेंट इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन गाइडलाइंस ऑन फिज़िकल एक्टिविटीज़, इसके बारे में यहाँ पर हम पढ़ेंगे तो ये वही सारी बातें लिखी हुई हैं कि 2010 में ये गाइडलाइंस थी और 2020 में ये चेंज हो गई हैं। इस तरह से कुछ कुछ इसमें गाइडलाइंस अलग अलग एज ग्रुप के लिए इन्होंने दी हुई हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करें तो इन्फेंट्स यानी कि लेस देन 1 ईयर वाले जो बच्चे हैं, 24 घंटे में उनको 24 आवर्स में क्या क्या करना चाहिए। दे शुड बी फिज़िकली एक्टिव सेवरल टाइम्स अ डे। उन्हें बार बार वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़ में इंगेज करना पड़ता है, पर्टिकुलरली थ्रू इंटरैक्टिव फ्लोर बेस्ड प्ले, यानी कि फ़र्श पे उन्हें खेलने देना चाहिए। और जितना उन्हें खिलाया जाए फ्लोर पे उतना ही उनके लिए डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है, फिज़िकल और मेंटल उनके बेनिफिट के लिए। दोज इन्फेंट्स हु आर नॉट येट मोबाइल, जो मूव नहीं कर सकते, दे शुड बी केप्ट एट लीस्ट 30 मिनट्स इन प्रोन पोजिशन थ्रू आउट द डे। प्रोन मीन्स होता है व्हेन द चेस्ट इज़ टूवर्ड्स द बेड और फ्लोर। तो मतलब कि क्रॉल करने वाली जो पोजीशन होती है उस तरह से उनको चेस्ट के बल लेटाया जा सकता है बच्चे को थोड़ा सा। और मतलब कि टमी टाइम जिसको लोकल लैंग्वेज में कह देते हैं, वो वाली एक्सरसाइज बताई हुई है छोटे बच्चे के लिए, क्योंकि वो बच्चा अभी चल नहीं सकता। तो उसके बाद लिखा हुआ दे शुड बी रेस्ट्रेन्ड फॉर
more than 1 hour in प्रैम्स और स्ट्रॉलर और हाई चेयर्स। ठीक है, इस मतलब कि इतनी ज़्यादा देर तक स्ट्रॉलर, हाई चेयर्स और इस तरह की चीज़ें में, प्रैम्स में उनको नहीं रखना चाहिए ज़्यादा देर के लिए, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। स्क्रीन टाइम इज़ नॉट रिकमेंडेड एज इट इज़ अ सेडेंटरी एक्टिविटी दैट कंज्यूम्स वेरी लिटिल एनर्जी। तो बच्चे अपना खाना और अपना डाइजेशन वगैरह, अपने बॉडी सिस्टम्स अच्छे से नहीं चला पाते अगर वो सेडेंटरी एक्टिविटी करेंगे। सेडेंटरी मतलब कि एक जगह बैठे रहने वाली। तो स्क्रीन टाइम बिल्कुल नहीं इनको रिकमेंड करना है बच्चों को, छोटों को। उन्हें कोई भी प्रोग्राम स्क्रीन पे देखने नहीं देना, बीट मोबाइल और टीवी नहीं उनके लिए रिकमेंडेड है। व्हेन सेडेंटरी, इंगेजिंग इन रीडिंग, स्टोरी टेलिंग विद अ, ठीक है, तो ये सब चीज़ें उनके साथ करनी, उन्हें कहानी सुनानी है या रीडिंग या इस तरह से कुछ छोटा मोटा बुक। गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप इंक्लूडिंग नैप, ये सब उनकी नींद वगैरह का ख्याल रखना है। तो छोटे बच्चे ज़्यादा कुछ खुद तो कर नहीं सकते, इसलिए पेरेंट्स को गाइडलाइंस ज़्यादा दी हुई है इसमें, इस तरह से उनको करवाना है। फिर आता है 1 से 2 साल के जो बच्चे हैं, यानी कि टॉडलर वाली जो एज होती है, उसमें क्या करना है। दे शुड स्पेंड एट लीस्ट 180 मिनट्स इन अ वेराइटी ऑफ, ठीक है, वेराइटी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। अलग अलग एक्टिविटीज़ में 3 घंटे कम से कम उनको, बच्चों को खेलना है या एक्टिविटीज़ करनी है। दे शुड नॉट बी स्ट्रेन फॉर मोर देन 1 hour एट अ टाइम इन प्रैम्स। ये सेम गाइडलाइन इनके लिए भी है। स्ट्रॉलर वगैरह में इनको नहीं रखना है एक बार में 1 घंटे से ज़्यादा। और ये सब आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं खुद से। दे शुड गेट 11 to 14 आवर्स ऑफ गुड स्लीप, इतनी उनको स्लीप लेनी है, और छोटे छोटे नैप्स भी लेने हैं बीच में, विद रेगुलर स्लीप एंड वेकअप टाइम्स। मतलब कि उनका जो टाइम उठने का और सोने का जो सेम रहना चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए उसमें। ऐसा नहीं है कि कभी भी बच्चों को सुला दिया, कभी उठा दिया, इस तरह से नहीं होना चाहिए। उनका स्लीपिंग पैटर्न बिगड़ना नहीं चाहिए, वो उनके डेवलपमेंट के लिए वो हो सकता है नुकसानदायक। तो अब बारी आती है नेक्स्ट एज ग्रुप, यानी कि 3 से 4 ईयर्स ऑफ एज। दे शुड स्पेंड एट लीस्ट 180 मिनट्स ऑफ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़, और ऑफ विच एट लीस्ट 60 मिनट इज़ मॉडरेट एंड विगरस इंटेंसिटी। जिसमें मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज 60 मिनट की होनी चाहिए और बाकी हल्की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, लाइट। ठीक है, जिससे फिजिकल स्ट्रेन ज़्यादा ना पड़े बच्चे के ऊपर। दे शुड नॉट बी स्ट्रेन फॉर मोर देन, अब वही स्ट्रॉलर वाला पॉइंट इसमें फिर से लिखा हुआ है, तो कुछ पॉइंट सेम है, खुद से पढ़ लेना। इसमें आगे आप अपने आप पढ़ के देख सकते हो। दे शुड गेट 10 to 13 आवर्स ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप। ओके, आगे देखते हैं। 5 से 17 साल की एज वाले बच्चों के लिए, यानी कि टीनेजर्स की बेसिकली बात हो रही है इसमें, लेटर चाइल्डहुड और टीन एज की, यानी कि लगभग 10th क्लास तक के, 11th क्लास तक के, 10th क्लास तक के बच्चों की बात हो रही है इसमें। तो यहाँ पे 60 मिनट ऑफ मॉडरेट और विगरस इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ की बात करी है, जैसे कि टीम गेम्स वगैरह होते हैं, बास्केटबॉल या कैलिस्थेनिक्स वगैरह। इस तरह से देखो, यहाँ पे भी आप देख रहे हो बॉडी वेट एक्सरसाइज चल रही है, पुशअप्स कर रहे हैं और ये कैलिस्थेनिक्स कर रहे हैं सारे। ये दोनों एक्सरसाइज कैलिस्थेनिक्स की, मतलब कि अपने बॉडी वेट से एक्सरसाइज करना, ना कि जिम में जाके। तो यहाँ पर यही सारी हैं बातें। एटलीस्ट 3 days अ वीक मसल या बोन जो है स्ट्रॉन्ग हो सकती हैं, तो इसलिए रनिंग, वॉकिंग और एरोबिक्स एक्टिविटीज़ इनको करनी चाहिए। फुटबॉल, बास्केटबॉल ये सब खेलना चाहिए, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। जिम्नास्टिक्स इनको करना चाहिए। जंपिंग, रोप जंपिंग करनी चाहिए, जिससे कि बोन की जो मिनरल डेंसिटी है वो बढ़ती है और बोन की स्ट्रेंथनिंग हो पाती है। दे शुड लिमिट द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट बीइंग सेडेंटरी। जो उनका लाइफस्टाइल है, जैसे कि बैठे बैठे रहने वाला काम है, वो उनको कम करना चाहिए। अब बारी आती है एडल्ट्स की। तो एडल्ट्स के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है 150 से 300 मिनट, 150 to 300 मिनट्स ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी ऑफ एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी, एट लीस्ट 75 to 150 मिनट्स ऑफ विगरस इंटेंसिटी एक्टिविटी हमको करनी चाहिए, जो कि 18 से
64 ईयर्स के बीच में आते हैं, 18 to 64। तो अब आगे इसमें आप जो है बाकी देख लेना, खुद से पढ़ लेना। ठीक है, मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सेम कुछ सिमिलर एक्सरसाइज इसमें सीनियर सिटीज़न के लिए लिखी हुई हैं, जो कि 65 से ऊपर वाले वो हैं एडल्ट्स। तो यहाँ पर इनके लिए उसमें पिछले वाले में रनिंग दी हुई थी, बट यहाँ पर इन्होंने सिर्फ जॉगिंग और वॉक बल्कि लिखा हुआ है इन्होंने। तो वॉकिंग वाली एक्सरसाइज या योगा या इस तरह की लाइट एक्सरसाइजेस लिखी हुई हैं, जिसमें कि बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है हार्ट और लंग्स का। बिकॉज इन लोगों के, इस एज वालों के कोलेस्ट्रॉल और इस तरह की ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है, तो उनको हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग या इस तरह की ट्रेनिंग नहीं करनी होती है। अब बारी है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़। कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ में स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, जो कि होती हैं 3। तो इस हेडर के अंदर 3 पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ आएंगी, इंक्लूडिंग काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्कोलियोसिस। फिर आता है फ्लैट फुट, नॉक नी, बो लेग एंड राउंड शोल्डर्स। देखते हैं इनके एक्सप्लेनेशन और ये पिक्चर से इनके डिफरेंसेस दिखाए हुए हैं। तो जब हम लेटरली ऑब्जर्व करते हैं, मतलब कि साइड से ऑब्जर्व करते हैं किसी की बॉडी को, इंसान की, तो यहाँ पे अगर ये एंटीरियर साइड को एडेप्टेशन ज़्यादा होती है, मतलब फॉरवर्ड साइड एडेप्टेशन अगर ज़्यादा होती है इस लोअर बैक वाले रीजन में, जिसको हम लंबर रीजन भी बोलते हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस जो है एक स्पाइनल कर्वेचर है, डिफॉर्मिटी है, स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटी, जिसमें कि नॉर्मल कर्व होता है। और अगर बहुत ज़्यादा ऊपर वाली बैक में, अपर बैक में, इसको हम स्वे बैक भी बोलते हैं, देखो लॉर्डोसिस को। और यहाँ पर जो अपर बैक में ये पीछे की तरफ पोस्टीरियरली अगर अडेप्टेशन हो रखा है ज़्यादा साइड से ऑब्जर्व करने पर, मतलब लिटरली ऑब्जर्वेशन करने पर, तो हम इसको बोलते हैं काइफोसिस। क से कुबड़ापन और क से काइफोसिस, इसको इस तरह से याद कर लेना, जिससे कि आपको रिमेंबर करने में हेल्प हो जाए। और ऐसे ही एक यहाँ पर कर्व दिया हुआ है, जो कि साइडवर्ड, पीछे या सामने से ऑब्जर्व करने पर साइडवर्ड यानी कि लेटरल अडेप्टेशन है, इस तरफ को अडेप्ट हो गई है हमारी स्पाइन या वर्टिब्रल कॉलम। तो इसको हम बोलेंगे स्कोलियोसिस। ये थोड़ा एस की तरह बन जाती है, ऐसे थोड़ा सा इस तरह से ये एस की तरह बन गई है, इधर से इधर को, इधर से इधर को। तो यहाँ पर इसमें सी कर्व भी हो सकता है, एक तरफ को ही ऐसे सी बना हुआ हो, या ऊपर इधर सी है और इधर नीचे सी है, तो 2 सी, डबल सी कर्व मिलाकर भी एस कर्व ही बनता है। इसमें आगे आप देखिए अलग अलग इनका जो है वो दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन, स्क्रीनशॉट लेके इसको पढ़ लेना बेटा। इसके काइफोसिस के जो है कॉजेस लिखे हुए हैं कई सारे। कॉजेस जो है अनसूटेबल फर्नीचर भी हो सकता है, वीक मसल्स की वजह से भी हो सकता है, और शाइनेस अमंग्स गर्ल्स की वजह से इसमें भी हो सकता है। मतलब गर्ल्स में जैसे टीनेज में थोड़ा मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह आते हैं, तो उसमें बच्चे थोड़ा शाय करते हैं और अपना जो ब्रेस्ट पार्ट है उसको शोल्डर्स के पीछे छुपा के रखते हैं, थोड़ा शोल्डर्स को आगे की तरफ ऐसे झुका के रखते हैं, तो इस तरह से आदत हो जाती है। गलत पोस्चर में रहने की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काइफोसिस हो जाता है। तो ये सारे रीजंस हैं इसमें। कैरिंग हैवी वेट और लोड्स ऑन शोल्डर्स की वजह से भी हो सकता है। रिकेट्स अगर किसी को हुआ हो, बोन की एक डिजीज़ है, तो उसको भी हो सकता है। और इनसफिशेंट एक्सरसाइज अगर कोई करता है तो उस इंसान को भी हो सकता है। या क्राउडेड एरिया में, जैसे कि मुंबई की ट्रेन्स के अंदर अगर हम ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे सीधे इंसान को खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती है, तो 2-2 घंटे तक लेडीज़ या जेंट्स उसमें ट्रैवल करते हैं, तो वो इस तरह से अपने आप को सिकोड़ के खड़े रहते हैं, और उस वजह से जो है उनको काइफोसिस हो सकता है। इलनेस की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से भी हो सकता है, अगर कोई डाइट अच्छी नहीं ले रहा है तो
कुपोषण की वजह से भी हो सकता है। इससे बचने के प्रिकॉशंस जो हैं उसमें आप यही सारी चीज़ें लिखेंगे जो यहाँ पे रीजंस हैं, इनको रिवर्स करके लिख देंगे कि अगर न्यूट्रिशन अच्छा होगा और इंसान बीमारी से बच के रहेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी या सिटिंग पोस्चर उसका अच्छा होगा तो ये नहीं होगा। तो ये प्रिकॉशंस हैं। रेमेडीज़ में आप लिख सकते हैं चक्रासन। चक्रासन करने से हाइपर एक्सटेंशन वाली जितनी भी एक्सरसाइज है, मतलब कमर पीछे की तरफ मोड़ने वाली, जिसमें कि ये शोल्डर पीछे की तरफ जाते हैं और बैक और चेस्ट आगे की तरफ निकलती है, तो इस तरह की जितनी भी एक्सरसाइज हैं, शलभासन, चक्रासन और धनुरासन, ये सब हम इसके अंदर प्रिकॉशंस में या रेमेडीज़ में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे लॉर्डोसिस की बारी हो रही है। लॉर्डोसिस में कंडीशन का आपको पता ही है, यहाँ से आगे की तरफ एंटीरियरली या फॉरवर्ड डिप्रेशन या एडेप्टेशन हो जाता है हमारे नॉर्मल कर्व से ज़्यादा इसका, तो इसको हम बोल देते हैं लॉर्डोसिस। एल से लॉर्डोसिस, एल से लंबर रीजन, इससे याद रख लेना। क से काइफोसिस, क से कुबड़ापन। यहाँ पे प्रिकॉशंस में वही बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, ओबेसिटी शुड बी केप्ट अवे, क्योंकि मोटापे की वजह से कई बार स्पाइन पे अननेसेसरीली एक्स्ट्रा लोड आके स्पाइन जो है अडेप्ट हो जाती है, मसल्स जो है वीक हो जाती हैं फालतू लोड होने की वजह से बॉडी के ऊपर फैट का, तो चर्बी ज़्यादा होने से वज़न एक्स्ट्रा आता है हमारे स्पाइन के ऊपर। और रीजंस इसमें ज़्यादातर वही हैं। इसके बाद एक रेमेडीज़ वाला सेक्शन यहाँ पे है। रेमेडीज़ में हमें यहाँ पे हलासन करके दिखाया हुआ, देखो हलासन करने से ये बैक जो लोअर बैक थोड़ा सा बाहर की तरफ आ रही है ना। बाहर की तरफ आने से इस आसन को बार बार करेंगे तो ये इसके अपोजिट काम कर रहा है। देखो लॉर्डोसिस में अंदर को जा रही है, तो यहाँ हलासन में बाहर आ रही है, तो ये कर्व जो इस तरह से स्ट्रेचिंग वगैरह होती है वहाँ की मसल्स की और बोन की भी, जिसकी वजह से जॉइंट्स ठीक जगह पर आने लगते हैं और थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट आती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब हम इसको डेली करते हैं तो। और इसको ठीक करने के लिए एक और रेमेडी भी हम देख सकते हैं कि जिम के अंदर या कहीं पे भी एक्सरसाइज वाली जगह पे फिटनेस सेंटर में स्विस बॉल्स आपने देखे होंगे, बड़ी सी जो बलून टाइप की बॉल रहती है, उसके ऊपर पैर रख के और अपनी, जब हम लेटते हैं फ्लोर पे कमर के बल और उस पर पैर रखते हैं अपनी काव्स को बॉल के ऊपर, तो उस पोस्चर में आने की वजह से भी, उस पोस्चर में आने से हमारी बैक जो है फ्लैट हो जाती है, ये जो कर्व है ये ख़त्म होता है। अब हम स्कॉलियोसिस की बात करेंगे। स्कॉलियोसिस में आपको मैंने बताया था कि इधर को एक सी कर्व आया हो या इधर आया हो, अपर बैक में भी हो सकता है, लोअर बैक में भी हो सकता है, थोरेसिक बैक में यानी कि मिडल बैक में भी हो सकता है, और ऐसे डबल कर्व भी हो सकता है, एक ऊपर सी और नीचे सी दूसरी साइड को, यानी कि एस बन रहा है देखो। तो ये स्कॉलियोसिस इसलिए इसको बोलते हैं, इसमें एस की तरह शेप आ जाती है हमारी वर्टेब्रल कॉलम या स्पाइन में, व्हेन ऑब्जर्व फ्रॉम फ्रंट और बैक, आगे या बैक से ऑब्जर्व करने में ही ये हमें ऑब्जर्व हो पाता है। साइड से देखेंगे तो ये हमें बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि किसी को स्कॉलियोसिस है। स्कॉलियोसिस के भी कॉजेस में पैरालिसिस, रिकेट्स, कैरिंग हैवी लोड्स ऑन वन शोल्डर, एक कंधे पे जो बैग टांगते हैं भारी भारी, उनको भी हो सकता है, और बैड सिटिंग पोस्चर में भी हो सकता है, इनएडिक्वेट लाइटिंग अरेंजमेंट की वजह से भी हो सकता है, अनकम्फर्टेबल डेस्क, पार्शल डेफनेस की वजह से भी हो सकता है, और मसल्स और नर्व्स के वीक होने की वजह से भी हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे प्रिकॉशंस में बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, स्टडिंग शुड बी अवॉइडेड इन साइडवेज बेंडिंग पोजीशन। जैसे कुछ बच्चे आपने देखा होगा पढ़ते हैं तिरछे होके या तिरछे होके ही एग्ज़ाम में लिख भी रहे होते हैं, वो ठीक नहीं है, सीधे बैठ के हमें लिखना चाहिए। और फिर यहाँ पर रेमेडीज़ में आप देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया हुआ है हैंगिंग ऑन हॉरिजॉन्टल बार। अच्छा, ये भी एक रेमेडी है, और इसके अलावा एक और रेमेडी है कि हम लेफ़्ट या राइट साइड को ऐसे लेटरली अगर स्विंग करें हॉरिजॉन्टल बार को लटक के, तो वो भी एक इसका रेमेडी है। ठीक है, तो एक रेमेडी इसकी बता देता हूँ, त्रिकोण आसन भी आप योगा में से कर सकते हो।
त्रिकोणासन में हम एक साइड को, लेफ़्ट साइड को बेंड होते हैं एक बार, फिर सीधे खड़े होकर राइट साइड को बेंड होते हैं और हमारे लेग्स ओपन होते हैं। तो त्रिकोणासन में भी इसमें बेनिफिट मिलता है त्रिकोणासन करने से। इसके बाद हम आएंगे स्पाइनल कर्वेचर डिफॉर्मिटीज़ 3 थी जो कि हमने कवर कर ली, उनके रेमेडीज़ और उनके कॉजेज़ और प्रिकॉशंस हमने पढ़ लिए। अब बारी आती है हमारे फ्लैट फुट की, पैरों वाले हम डिफॉर्मिटीज़ में आ गए। तो पैर जो है हमारे, ये हमारे जो टो हैं और हमारी हील है उसके बीच में एक हमारे आर्च होती है। ये टो और टो बॉल और हील के बीच में जो आर्च है, इफ़ दिस आर्च इज़ एब्सेंट, जैसे कि यहाँ पर ये एब्सेंट है, फ्लोर पे अगर पैर गीले करके इसका टेस्ट करेंगे हम, ऐसे मार्क इस तरह का आएगा पूरा पूरा, तो इसका मतलब फ्लैट फुट है, किसी को फ्लैट फुट हो रखा है। और अगर इस तरह से आता है टो और हील का मार्क ज़्यादा आता है और यहाँ पे ये मिसिंग है, ऐसे आर्च बनती है, तो दैट मीन्स ये एक नॉर्मल लेग है, नॉर्मल फुट है। ठीक है, तो इसके कॉजेज़ वगैरह आप यहाँ से पढ़ लो। गलत शूज़ पहनना या बच्चे को जल्दी कम एज में ही अपने खुद के पैरों पे चलने के लिए फोर्स करना, ऐसे कि ये तो खड़ा हो गया, देखो ये तो चलने लगा, इसे नहीं करना चाहिए। अर्ली फोर्सफुल वॉकिंग नहीं करवानी चाहिए अर्ली एज में छोटे बच्चों को, वरना क्या होता है, अननेसेसरी वेट आता है इसके ऊपर, इस बोन के ऊपर, और ये बोन उस टाइम बच्चे की इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, तो ये लचीली होती हैं बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से ये डिप्रेस होके ये आर्च ख़त्म हो जाती है, ये अडेप्ट होके फ्लैट हो जाते हैं। इसमें स्किपिंग बहुत ही अच्छी रेमेडी है, या वॉकिंग ऑन हील्स, या वॉकिंग ऑन इनर साइड ऑफ इनर एंड आउटर साइड ऑफ फीट, दोनों ही तरफ से चलना, बीच बीच में पहले साइड से, फिर अंदर से, फिर हील्स पे, फिर टोज़ पे वॉक करना अलग अलग तरीके से, या स्टेपर एक्सरसाइज करना, ये सब भी इसकी रेमेडीज़ हो सकती हैं इसको ठीक करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट आता है हमारा नॉकनीज़। नॉकनीज़ की जो रेमेडी है वो पद्मासन है, क्योंकि ये आप जब करके देखोगे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते हैं जब हम पैर को, तो नीज़ पे बाहर की तरफ प्रेशर आता है, मतलब कैसे आउटवर्ड प्रेशर आता है, तो वो हमारे ऐसे नॉक जो हो रहे हैं आपस में, नॉक होते हैं चलते हुए, नीज़ अड़ते हैं, टकराते हैं, इनको दूर की तरफ भेजती है एक्सरसाइज इस तरह की। गौमुख आसन से भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है, या फिर रात को सोते हुए करवट पे जब हम सोते हैं तो पिल्लो दोनों थाइस के बीच में या घुटने के बीच में पिल्लो रख के सोने से भी ये क्योर हो सकता है, ग्रोइंग एज में तो खासकर अगर ऐसा किया जाए तो ये इसकी रेमेडीज़ हैं। और हॉर्स राइडिंग करने से भी ये क्योर हो सकता है। इस कंडीशन में होता क्या है, जब हम हील छोड़ के खड़े होने, अटेंशन पोजीशन में खड़े होने की कोशिश करते हैं, तो हमारे घुटने पहले मिल जाते हैं, और घुटने मिल जाने की वजह से जो है हमारे पैर एक दूसरे से दूर रह जाते हैं, ये नीचे के जो हमारे फुट हैं वो हमारे दूर रह जाते हैं एक दूसरे से, एंकल में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहता है। ठीक है जी, तो ये आपका कवर हो गया। इसके प्रिकॉशन रेमेडीज़ आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। इसके बाद आता है बो लेग। बो का मतलब होता है धनुष, और धनुष के आकार के जब हो जाते हैं पैर, तो ये देखो इस तरह से गैप आ जाता है, ये नॉर्मल है और ये एबनॉर्मल है, ये बो लेग्ड है। ये इस तरह से धनुष की तरह जब बाहर को एडेप्टेशन हो जाती है, मतलब कि लिटरली अडेप्ट हो जाते हैं अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन ऑफ द बॉडी, मीडियल लाइन से बाहर की तरफ, दूर की तरफ जब अडेप्टेशन हो जाती है नी जॉइंट की, तो उसको हम बोलते हैं बो लेग। वेराज इन नौकनी के अंदर क्या होता है, नौकनी में जब मिडिल लाइन की तरफ एडेप्टेशन हो जाती है, मतलब कि अंदर की तरफ, तो उस केस में हम उसको बोलते हैं नौकनी। अच्छा, नौकनी का एक दूसरा नाम है जेन्यू वेलगम। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ, एमसीक्यू में आ जाएगा, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ नौकनी, तो जेन्यू वेलगम लिखना, और इसका लिखना जेन्यू वैरम, VARUM, GENUVARUM, जेन्यू वैरम इसका दूसरा नाम है। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, और ये विटामिन डी की कमी की वजह से या माल न्यूट्रिशन की वजह से हो जाते हैं।
जब एकदम से किसी का बॉडी वेट ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से भी हो सकता है बो लेग और नॉक नी दोनों ही, और फ्लैट फुट भी ज़्यादा वेट की वजह से, ओवर वेट की वजह से हो सकता है। एक रेमेडी हमारे बो लेग की ये भी है, इसको हम बोलते हैं गरुड़ासन। गरुड़ासन में हम एक पैर को इंटेंगल करते हैं ऐसे दूसरे घुटने के अराउंड और हाथों को इस तरह से करते हैं। तो ये जब घुटना इंटेंगल होता है यहाँ पे, तो ये इस तरफ को यानी कि लेफ्ट वाले फीट पे ये राइट पैर इस तरफ को धक्का लगा रहा है, यानी मीडियल लाइन की तरफ इसको धकेल रहा है, इस वाले घुटने को इस तरह से अंदर की तरफ। तो दैट मीन्स ये इसके अगेंस्ट काम कर रही है एक्सरसाइज। तो इस कंडीशन को ये ठीक कर सकती है अगर रेगुलर बेसिस पे इसको किया जाए। अब बारी आती है राउंड शोल्डर्स। राउंड शोल्डर में देखो, जब एक इंसान को राउंड शोल्डर होता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, शोल्डर्स आर सीन फॉरवर्ड देन द चेस्ट और स्टर्नम बोन। ठीक है, चेस्ट से ये शोल्डर जॉइंट आगे अडेप्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको बोलते हैं राउंड शोल्डर्स। अगर ये ठीक हो, नॉर्मल कंडीशन हो, तो ये पोस्चर आता है। ठीक है, और ये राउंड शोल्डर्स की कंडीशन है। तो इसको ठीक करने के लिए जब कंधे पीछे खींचने वाली एक्सरसाइज हम करेंगे, जैसे कि ये पैरों की वजह से ये कंधे पीछे खींच रहे हैं, चक्रासन जो था वो भी इसका रेमेडी हो सकता है। और ये जो अभी यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है ये है धनुरासन, तो धनुरासन भी इसका एक रेमेडी हो सकता है, इससे भी इसको रेमेडाइड किया जा सकता है। इसका एक रीज़न हो सकता है टाइट फिटिंग वाले क्लोथ्स पहनना ग्रोइंग एज में, जिसकी वजह से राउंड शोल्डर हो सकते हैं। बिकॉज ये चेस्ट का जो सामने वाला पार्ट होता है ये खिंचता है और हमारे शोल्डर आगे की तरफ खींचते हैं इससे, और अच्छे से ठीक पोजीशन में ना बैठना, बेंड होके रहना, अनकम्फर्टेबल फर्नीचर में बैठना, ये सब इसके रीजंस हैं। रेमेडीज़ में आप पढ़ सकते हो, होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार फॉर सम टाइम। एक लकड़ी या कोई छड़ी लेके उसको थोड़ी देर तक होल्ड करके उठा सकते हो ऊपर की तरफ और पीछे की तरफ अपनी कमर के ले जा सकते हो। इस तरह की एक्सरसाइज, या चक्रासन मैंने बताया था आपको, धनुरासन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सॉरी बनाया हुआ है, ये भी इसकी रेमेडी हो सकता है। एक कह रहा है कीप योर टिप्स ऑफ फिंगर्स ऑन योर शोल्डर्स एंड रोटेट द एल्बो। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज जिसमें हम कंधे पे यहाँ पे अपने पाम को रखते हैं या थंब को और एल्बो से ज़ीरो बनाते हैं, ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, तो उस एक्सरसाइज से भी ये ठीक हो सकता है। इस तरह का एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये विमेन के जो फ़ोटो हैं ओलंपियंस के, क्योंकि विमेंस पार्टिसिपेशन की बात है यहाँ पे, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा विमेंस पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स है, तो उसके फिज़िकल और फिजियोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स क्या हैं, उसमें से एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ये आपको रिकग्नाइज़ करने के लिए आ जाए, या कुछ ओलंपियंस के नाम पूछ ले फीमेल के जिन्होंने मेडल जीते हुए हैं। और इस टॉपिक को आप खुद रेफ़र कर लेना, बहुत सारे जो है बेनिफिट्स हैं, फिज़िकल बेनिफिट्स, जो कि मेल को भी होते हैं और फीमेल को भी होते हैं, तो वो सब इनके लिए भी हैं सेम। यहाँ पर कुछ फिजियोलॉजिकल यानी कि इंटरनल फंक्शंस के बेनिफिट्स की बात हो रही है, और इधर सोशल बेनिफिट्स की। मतलब बेनिफिट, सोशल बेनिफिट क्या हो सकते हैं, जैसे भाई सब एक जो खेलने वाली लेडी है या कुछ परफॉर्म कर रही है, कहीं अच्छा अचीव कर रही है, तो उसको ऑब्वियसली सब एक अलग ही निगाह से देखते हैं, स्टार की तरह से उसको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिलती है और स्ट्रॉन्ग उसको लेडी माना जाता है, तो इस तरह की इमेज होती है। स्पेशल कंसिडरेशन में 3 टॉपिक हैं हमारे, मेनार्च, मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। अच्छा, इसके 2 टाइप्स हैं एक्चुअली, वो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन और इसके मेनार्च सिंगल टॉपिक है, इसके 2 टाइप्स हैं। तो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन का मतलब होता है कि जब किसी फीमेल को एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं अपने उसमें मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, नॉर्मल होती है 21 से 35 डेज़ के बीच, अगर किसी की साइकिल की ड्यूरेशन है तो वो नॉर्मल है। अगर इससे कम जा रही है किसी की, या इससे ज़्यादा डिले हो रहा है पीरियड्स होने में, तो दैट मीन्स
वो हमारा मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शन कहलाएगा। या किसी का एब्सेंस है, एब्सेंस ही हो गया है, मतलब जो पीरियड्स होते थे उसमें मेंस्ट्रुएटिंग बंद ही हुई है या कभी हुई ही नहीं है, तो उसमें भी हम कह सकते हैं कि मेंस्ट्रुअल डिस्फंक्शंस हो रखे हैं, कंडीशन है। अब बात करते हैं मेनार्च की। तो मेनार्च जो है वो फर्स्ट जो लाइफ का फर्स्ट पीरियड होता है किसी भी गर्ल के साथ। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अ यंग गर्ल हैज़ इज़ कॉल्ड मेनार्च। ठीक है, लाइफ में जो फर्स्ट टाइम जो इनिशिएशन होता है इसका इनिशियली, तो ये जल्द से जल्द यानी कि अर्ली टू अर्ली ये हो सकता है 8 to 9 ईयर्स की एज में, और लेट टू लेट ये हो सकता है 16 ईयर्स की एज में किसी को भी, जो कि बहुत ही नॉर्मल है। और यूजुअली होता है 12 ईयर्स की एज में गर्ल्स के साथ ही। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेंस्ट्रुएशन एंड स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन में कुछ इस तरह के टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इसमें पेन होता है, ये होता है, वो होता है, इस तरह से। ये सब एक मिसकंसेप्शन है। हल्का फुल्का क्रैम्प्स जो है वो हो सकते हैं किसी को, बट इसकी वजह से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट ना करना, ये एक बहुत ही बड़ा मतलब कि मिसकंसेप्शन है, मिथ है। और लोग सोचते हैं कि डिस्कम्फर्ट होगा या कुछ गड़बड़ होगी, ऐसा कुछ नहीं है। मेंस्ट्रुएशन की वजह से जो पेन या क्रैम्प्स होते हैं लेडीज़ को, वो खेलते हुए या फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होके और ज़्यादा कम फील होते हैं। ठीक है, तो फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना एक तरह से पेन किलर का काम करता है। तो ऐसे में पेन किलर्स का सहारा लेने की जगह अपने आप को एक्टिव रखना चाहिए, और ज़्यादा हमारी हेल्थ सही होती है। और मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन ने ओलंपिक्स में रिकॉर्ड तक सेट किए हुए हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि उनकी परफॉर्मेंस इसमें गिर जाती है मेंस्ट्रुएशन की वजह से। ऑल्दो स्टार्टिंग के 1 to 2 डेज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उसमें जो है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस जो है गिर जाएगी या वो उस लेवल का ही नहीं रहेगा एथलीट। इसमें रिकॉर्ड भी टूटे हुए हैं हिस्ट्री में काफ़ी, ये सब चीज़ आई हुई है पहले भी। इसके बाद बारी आती है फीमेल एथलीट ट्रायड की, जिसमें आता है ऑस्टियोपोरोसिस, एमिनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। जैसा कि मैंने बताया था, फीमेल एथलीट ट्रायड क्या है? इट इज़ अ सिंड्रोम इन विच ऑस्टियोपोरोसिस, एमिनोरिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स आर इंक्लूडेड। 3 डिसऑर्डर्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसको, जो कि एक सिंड्रोम है जिसको बोलते हैं फीमेल एथलीट ट्रायड। ट्रायड इसीलिए बोला क्योंकि 3 इसमें एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, एबनॉर्मल कंडीशन या डिसऑर्डर्स हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का जिक्र हुआ है। ऑस्टियोपोरोसिस होता है बोन मिनरल डेंसिटी, जिसका रीज़न हो सकता है कम ईस्ट्रोजन हार्मोन होना, जो कि एक फीमेल का मेन हार्मोन होता है, सेक्स हार्मोन, जिसकी वजह से उसके कम होने की वजह से जो विटामिन डी है वो हमारी बॉडी में कम एब्जॉर्ब होता है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं और हमारे बोन की जो मिनरल डेंसिटी है वो कम होने लगती है, और हमारी बोन्स के अंदर जो पोर्स होते हैं वो बड़े बड़े होने लगते हैं। इस तरह से, जैसे कि मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, ये नॉर्मल बोन है जिसके अंदर पोर्स छोटे छोटे हैं, और यहाँ पे ये खोखली होती जा रही है। इसकी वजह से क्या होता है, ट्रायड के सिम्टम में यही लिखा हुआ है कि इंजरी हो जाती है, बोन में फ्रैक्चर जल्दी होने लगते हैं, और जब इंजरी होती है तो उसमें बहुत ज़्यादा डिलेड रिकवरी होती है। रिकवरी भी धीरे धीरे होती है, मतलब कुछ अगर चोट फेट लगती है शरीर में तो ये कुछ ट्रायड के सिम्टम्स हैं। और थोड़ा सा तनाव में भी रहती है लेडी अगर उसको ट्रायड है तो। और ये एक दूसरे को जो है फैसिलिटेट करती हैं ये जो कंडीशंस हैं। जैसे अगर किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसको एमिनोरिया भी हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है। किसी को ईटिंग डिसऑर्डर है तो उसको ये भी हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस, बिकॉज वो कम खा रहा है ऑलरेडी ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से, तो उसको माल न्यूट्रिशन होगा, विटामिन डी की कमी होगी, और जो है ईस्ट्रोजन का जो वो है फ्लक्चुएशन भी कम होगा, फॉर्मेशन भी कम होगा, जिसकी वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस आएंगे और ट्रायड और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ये सारी कंडीशंस इसके अंदर ट्रायड के अंदर होती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस आई होप आपको क्लियर हो गया। इसका रीज़न देखो तीनों लिखे हुए हैं।
एमिनोरिया, ईटिंग डिसऑर्डर भी इसका रीज़न हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस का, और इनसफिशिएंट कैल्शियम इन डाइट भी हो सकता है। ठीक है, मिनिमम रिक्वायर्ड होता है 100 मिलीग्राम कैल्शियम, जो कि एक लेडी को डेली लेना चाहिए या वुमेन एथलीट को। ओके जी, तो कैल्शियम जो हमारे खाने में से अब्जॉर्ब होता है वो विटामिन डी की प्रेजेंस में ही होता है। तो अगर विटामिन डी की कमी है तो उसकी वजह से कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा और बोन जो है अपना डेंसिटी लूज करती है। सेकंड आता है एमिनोरिया। एमिनोरिया इज अ मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर और इलनेस इन विच women in which illness in women, अच्छा ठीक है, where girls of 18 years and above either never began menstruating or there is an absence of menstruation for 3 months or more than 3 months। ठीक है, तो एमिनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें या तो 18 साल तक होने तक भी किसी को मेनार्च हुआ ही नहीं, किसी फीमेल को, या फिर ऐसा हुआ है कि उसको नॉर्मल हिस्ट्री थी, उसको मतलब कि मेंस्ट्रुएशन होती थी नॉर्मल, बट अचानक से लाइफ में कुछ बीच में ऐसा टाइम आया, ऐसी ड्यूरेशन आई कि 3 महीने हो चुके हैं और 3 महीने से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और उसको मेंस्ट्रुएट किए हुए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एमिनोरिया। एमिनोरिया के 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी एमिनोरिया हम उसे कहते हैं व्हेन डिलेड मेनार्च, यानी कि ऑनसेट ऑफ फर्स्ट पीरियड ड्यूरिंग पुबर्टी, अगर डिले हो रहा है मतलब कि वो 16 साल से भी ऊपर का टाइम हो चुका है और उसको मेंस्ट्रुएट हुआ ही नहीं है किसी लड़की को, तो उस गर्ल को हम कह सकते हैं इसको प्राइमरी एमिनोरिया है। और सेकेंडरी एमिनोरिया वो होता है जिसमें कि अ वुमन हु हैज़ हर नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल एट स्पेसिफिक टाइम एंड देन स्टॉप्स मेंस्ट्रुएटिंग फॉर मोर देन 3 मंथ्स, जैसे कि अभी हमने बताया था। तो ये सेकेंडरी कंडीशन होती है, सेकेंडरी एमिनोरिया होता है, जिसमें कि नॉर्मल टाइम पे मेनार्च हुआ था और पीरियड्स भी रेगुलर आते थे, नॉर्मल हिस्ट्री थी, बट अचानक से 3 महीने से ज़्यादा का ड्यूरेशन ऐसा निकल गया जिसमें कि उसको मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई, पीरियड्स नहीं हुए, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे सेकेंडरी एमिनोरिया। इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, हार्मोनल चेंजेस भी हो सकते हैं, इंटेंसिव एक्सरसाइज भी हो सकती हैं, इनटेक ऑफ लेस कैलोरी भी हो सकता है। इंटेंसिव एक्सरसाइज की जब हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि छोटी मोटी एक्सरसाइज या कुछ भागना कूदना या थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स एक्टिविटी में खेलना या प्लेयर के तरह से भी खेलना, उसकी बात नहीं हो रही है। जब बहुत ही ज़्यादा इंटेंस बॉडी बिल्डिंग या बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से वेट लिफ्टिंग कोई करता है, उन एथलीट के साथ ऐसा हो सकता है। तो लिफ्टिंग की जब हम बात करते हैं और बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज की बात करते हैं, इंटेंसिव एक्सरसाइज की, तो उसमें आपको अंदाज़ा मैं दे देता हूँ कि अनु रानी मेरठ की एक जेवलिन थ्रोअर है, वो अपने कंधों पे वज़न उठा के स्नैच करती है या क्लीन जर्क की एक्सरसाइज करती है 150 kg से, और उसका खुद का वेट जो है वो 65 के आसपास है। तो सोचो कितने हाई लेवल की इंटेंसिटी, हाई इंटेंसिटी की मतलब कि वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती है, तो तब जाके ऐसे लोगों के साथ हो सकता है, उसमें भी कोई पक्का नहीं है कि होगा ही। ठीक है, तो ऐसा ये मिसकंसेप्शन ही है कि एक्सरसाइज करने से या उससे हो जाता है, इसमें ये रीज़न दिया हुआ है कि हो सकता है ऐसा, ये कंपल्शन नहीं है। बट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ईटिंग डिसऑर्डर, जो कि ट्रायड का लास्ट पार्ट है। ऑस्टियोपोरोसिस पढ़ा हमने, उसके बाद हमने पढ़ा एमिनोरिया जिसके 2 टाइप्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी, और अब हम पढ़ेंगे ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो 2 तरह के हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा वो है जिसमें एक फीमेल एथलीट जो है वो हमेशा शी थिंक्स ओनली अबाउट फूड, डाइटिंग एंड बॉडी वेट ऑल द टाइम। उसका स्ट्रक्चर डाइट ज़्यादा ओवर मतलब कि रेस्ट्रिक्शंस रख के डाइट पे, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड डाइट की वजह से वो जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, बहुत थिन और स्किनी टाइप के ये एथलीट दिखने लगते हैं। और लेकिन होता क्या है, ये इतना ऑब्सेस्ड होते हैं अपने बॉडी वेट को, डाइट को और इन चीज़ों को लेके, they always think of this and they always sees them as a fat in the mirror। जबकि दूसरे लोग जो हैं they find them very healthy, normal
बट उनको लगता है कि हम ओबीस हैं, वो खुद को ओबीस की तरह ही देखते हैं, हमेशा इतना ऑब्सेस्ड हो चुके होते हैं। तो ये एक तरह की मेंटल कंडीशन है जिसमें कि हम ईटिंग की हैबिट्स को जो है काफ़ी रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, मतलब कि एक एथलीट। तो बुलिमिया नर्वोसा हम पढ़ते हैं। बुलिमिया नर्वोसा एक और डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है, अ पर्सन फर्स्ट बिंजिस ऑन फूड, पहले वो टूट के पड़ता है कहीं, अगर पार्टी में या कहीं ऐसे जाता है या कुछ कहीं खाने को मिल जाता है लालच में, उसके बाद फिर जब वो खा लेता है तो उसको गिल्ट फील होता है एथलीट को, और फिर उसको लगता है कि यार इतनी ज़्यादा कैलोरीज तो मुझे लेनी नहीं थी और मेरा बॉडी वेट बढ़ जाएगा। इसमें भी बॉडी वेट से ऑब्सेस्ड है ये, और फिटनेस से, लेकिन उस चक्कर में क्या कर रहा है कि सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग कर रहा है। जैसे यहाँ पे ये वॉमिट कर रही है जानबूझ के, मुंह में हाथ और उंगली ज़्यादा पेनिट्रेट करके और अपने लिवर को थोड़ा सा परेशान करके वापस बैक निकालना चाह रही है खाए हुए को। तो ये क्या करते हैं, पहले खा लेते हैं बेशर्मों की तरह, और उसके बाद फिर इनको गिल्ट फील होता है, और ये उस गिल्ट में क्या करते हैं कि ये जानबूझ के वॉमिट करते हैं, सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग करते हैं। तो ये कंडीशन होती है हमारी बुलिमिया नर्वोसा में। इससे याद रख लेना, खुद को बुली करते हैं एक तरीके से वॉमिट करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो एन ईटिंग डिसऑर्डर इन विच फीमेल एथलीट ईट्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड एंड देन वॉमिट्स इट इन ऑर्डर टू नॉट गेन वेट। ठीक है, कैलोरीज कट करने के लिए। इन दिस डिसऑर्डर एन इंडिविजुअल विंजेस ऑन फूड एंड फील्स अ लॉस ऑफ कंट्रोल आफ्टर सीइंग द फूड, देन टू प्रिवेंट वेट गेन ट्राइज टू वॉमिट द फूड नोइंगली, जानबूझ के खुद। तो ये हमारा आई गेस चैप्टर ओवर हो गया, और 40 मिनट के अंदर ये लेक्चर पूरा हुआ। इसी तरह से मैं और भी आने वाले 2 दिन में सारे चैप्टर्स जो है लगभग 35-40 मिनट्स के जो है पीपीटी के साथ कवर कर दूंगा। अगर किसी बच्चे ने पूरे साल फिजिकल नहीं पढ़ा है तो वो प्लीज़ पढ़ ले, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक डाल दूंगा जिसके अंदर आपको सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे बहुत सारे। उन सैम्पल पेपर्स के सारे MCQs और चैप्टर नंबर 1 के जो फिक्सचर्स होते हैं वो ज़रूर कर लेना। इफ़ यू नीड टू स्कोर 100, आपको 100 स्कोर करने हैं तो ये काम ज़रूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का भला हो जाए, और मुझे थोड़े से व्यूज़ मिल जाएंगे तो इट्स गोइंग टू बी वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच।